दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और पिछली बार के ही आगे हम बात करेंगे आज लोक प्रबंधन के एक नए टॉपिक के अंतर्गत। और आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक अर्थात राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 अर्थात राजस्थान गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहले क्या होता था कि सरकारी जो जितने भी संस्थान होते थे उनके अंदर जो सेवाएं जनता को प्रदान की जाती थी उसकी समय सीमा निश्चित नहीं होती थी, या फिर निश्चित होती भी थी तो जो सरकारी लोक सेवक थे उनके द्वारा जो लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाती थी उसमें समय सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता था। और यदि कोई व्यक्ति जो सेवाएं लेने जाता है उसको यदि कार्य में देरी महसूस होती थी तो वह उसके पास शिकायत निवारण तंत्र का भी अभाव था। और बहुत सारे कार्य थे जिनके अंदर ज़बरदस्ती कार्य में लेट लतीफ़ी या लाल की तशाई की जाती थी, उसके खिलाफ किसी भी तरह का डर का भी अभाव था। तो इन सब को दूर करने के लिए अर्थात किसी भी लोक प्राधिकारी के द्वारा नागरिकों को नियत समय सीमा के भीतर लोक सेवाएं उपलब्ध कराने का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए यह लोक सेवा गारंटी कानून लेकर आया गया है। अर्थात इसके अंदर जो कीवर्ड है वह है नागरिकों को क्या है, नियत समय सीमा के भीतर लोक सेवाएं उपलब्ध कराना। अर्थात नियत समय सीमा के भीतर क्या लोक सेवाएं प्रदान करना क्या कहलाता है, लोक सेवा गारंटी कानून कहलाता है। तो इसके बाद हम बात करें आगे कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम को 21 सितंबर 2011 को राज्यपाल ने अनुमति दी थी। अर्थात 21 सितंबर 2011 को राज्यपाल ने इस अधिनियम को अनुमति दी, जिसे 14 नवंबर 2011 को लागू कर दिया गया। अब यह क्या है, एक ऐसा अधिनियम है जो राजस्थान की जनता को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने की गारंटी देता है। अर्थात लोगों को जितनी भी सेवाएं होती हैं उनको एक निश्चित समय सीमा में उपलब्ध कराने की यह गारंटी देता है। अब इसके जो मुख्य प्रावधानों के बारे में बात करें तो मुख्य प्रावधान क्या है, इसके मुख्य प्रावधानों के बारे में बात करें तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून क्या है, जो नागरिक अधिकार पत्र है जिसे सिटीजन चार्टर कहते हैं, इसी का विस्तार माना जाता है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून क्या है, नागरिक अधिकार पत्र जिसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है, इसका विस्तार माना जाता है। जब इस कानून को लागू किया गया था उस समय इसमें 15 विभाग और 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था। अर्थात जब इस कानून को लागू किया गया था तो इसमें किसको शामिल किया गया था, 15 विभाग की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर अर्थात इसके क्षेत्र को विस्तारित करके इसमें 27 विभाग और 27 विभागों की 287 सेवाओं को शामिल किया गया है। अब क्या इस कानून में सरकारी कार्यालय के द्वारा सेवाओं का प्रदर्शन और या फिर उल्लेख नोटिस बोर्ड पर करना होगा। अर्थात सभी कार्यालयों को यह बताना पड़ेगा कि उस कार्यालय में जनता के लिए कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही साथ जब क्या होगा, इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि व्यक्ति क्या है सेवा प्राप्त करने के लिए क्या होगा कि किसी भी कार्यालय के अंदर जाता है, कार्यालय के अंदर जाकर वह किसी भी कर्मचारी को एक आवेदन करेगा। संबंधित कर्मचारी क्या करेगा, उसको एक रसीद प्रदान करेगा जिसमें सेवा प्रदान करने की समय सीमा का उल्लेख होगा। इसके लिए मैं आपको पहले इसको ब्रीफ में समझा देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी रहेगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति को यदि कोई कार्य था किसी भी कार्यालय से, अर्थात जैसे मान लो उसको मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना था। अब मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वह क्या होगा, तहसील में जाएगा और तहसील में जाएगा और जो संबंधित कर्मचारी जो मूल निवास बनाने का कार्य करता है उसको वह मूल निवास बनाने का आवेदन कर देगा। ठीक है, तो व्यक्ति क्या है, कोई भी सेवा प्राप्त करेगा तो सेवा प्राप्त करने के लिए क्या है, संबंधित कर्मचारी को आवेदन करेगा। फिर क्या होता है कि पहले बात कर लें तो ऐसे करके वो 27 विभागों की 287 सेवाओं को ले सकता है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, संबंधित कर्मचारी को वह उससे संबंधित आवेदन करेगा। अब संबंधित कर्मचारी क्या करेगा, उस व्यक्ति को रसीद देगा जिसमें ये लिखा होगा कि उसे कितने समय में उससे सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात व्यक्ति 227 विभागों की 287 सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। अब इसके लिए संबंधित कर्मचारी को आवेदन करेगा। संबंधित कर्मचारी क्या है, उस व्यक्ति को रसीद देगा और रसीद में किस बात का उल्लेख होगा कि उसे कितने समय में वह सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही साथ देखें तो
तीन ही काम हो सकते हैं फिर उस कर्मचारी के द्वारा। कर्मचारी के द्वारा कौन कौन से तीन काम होंगे? उसे निर्धारित समय सीमा के अंदर वो सेवा उपलब्ध करानी पड़ेगी, अर्थात वह निर्धारित समय के अंदर वह उस सेवा को उपलब्ध करवा देगा। खास बात यह है कि उस समय अवधि की गणना में राजकीय अवकाश होते हैं उसको शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा काम होता है कि वह आवेदन को नामंजूर कर देगा या फिर निर्धारित समय सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं करवाएगा। तो तीन कार्य हो सकते हैं, या तो निर्धारित समय सीमा के अंदर सेवा उपलब्ध करवा देगा, या आवेदन को नामंजूर कर देगा, या निर्धारित समय सीमा के अंदर सेवा उपलब्ध नहीं करवाएगा। तो जब समय सेवा उपलब्ध करवा दी तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन यदि वो आवेदन को नामंजूर करता है या फिर समय सीमा के अंदर सेवा उपलब्ध नहीं कराता, तो दोनों स्थिति में क्या वह उसको कारण बताना होगा इस बात का कि उसने इस आवेदन को क्यों नामंजूर कर दिया या फिर सेवा समय पर उपलब्ध क्यों नहीं कराई। यदि आप उस कारण से असंतुष्ट हैं, यदि कारण से असंतुष्ट होते हैं, तो कारण से असंतुष्ट होने पर व्यक्ति 30 दिनों के भीतर भीतर पहले अपील अधिकारी से शिकायत कर देगा। क्या कहोगा? पहले अपील अधिकारी से शिकायत कर देगा कारण से असंतुष्ट होने पर। अब बात आती है कि पहले अपील अधिकारी के पास क्या होता है? पहला अपील अधिकारी के पास 21 दिन होते हैं। क्या होते हैं? पहले अपील अधिकारी के पास 21 दिन होते हैं। 21 दिनों में वह क्या करेगा? शिकायत का निस्तारण करेगा। और यदि शिकायत का निस्तारण नहीं करता तो क्या होगा? यदि शिकायत का निस्तारण नहीं करता या फिर जो शिकायत का निस्तारण करता है लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो उस निस्तारण से, अर्थात वो जो निस्तारण किया उसने वह आपको पसंद नहीं आया, तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा? 60 दिन के भीतर भीतर आप क्या कर सकते हो? जो दूसरा अपील अधिकारी है, क्या है? दूसरा अपील अधिकारी है, उसको शिकायत कर सकते हो। निस्तारण से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील अधिकारी को शिकायत की जा सकती है 60 दिन के भीतर भीतर। अब बात होती है दूसरे अपील अधिकारी की। तो दूसरा अपील अधिकारी के पास क्या? सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती है। दूसरे अपील अधिकारी के पास क्या होते हैं? सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती है। और दूसरा अपील अधिकारी को यदि लगता है कि जो उनके प्रथम अपील अधिकारी और संबंधित कर्मचारी ने उस कार्य में देरी की है, अर्थात ज़बरदस्ती देरी की है, तो दोषी कर्मचारी के खिलाफ 250 रुपये प्रतिदिन या फिर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 250 रुपये प्रतिदिन या 5,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। या फिर सेवा प्रदान करने में उसको इनकार किया, अर्थात उसको आवेदन को नामंजूर किया ज़बरदस्ती, अर्थात भ्रष्टाचार करने के लिए उस आवेदन को नामंजूर करता है, तो दोषी कर्मचारी के खिलाफ 500 रुपये हर रोज़ के हिसाब से या फिर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस तरह आपने इसका ब्रीफ देख लिया है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से देखें तो हमने पहली लाइन वही देखी थी कि व्यक्ति सेवा प्राप्त करने के लिए संबंधित कर्मचारी का आवेदन करेगा और संबंधित कर्मचारी एक रसीद प्रदान करेगा उस व्यक्ति को, जिसमें क्या होता है? सेवा प्रदान करने की समय सीमा का क्या होगा? उल्लेख होगा। संबंधित अधिकारी, तो आगे बात करें, संबंधित अधिकारी आवेदन पर निर्धारित समय सीमा में या तो सेवा उपलब्ध कराएगा या आवेदन को नामंजूर कर देगा। तो ये बात भी हमने देख ली थी। आवेदन को नामंजूर या सेवा प्रदान करने में विलंब का कारण बताना होगा। या तो आवेदन को नामंजूर कर देता है या फिर सेवा प्रदान करने में विलंब करता है, तो उसे इससे का कारण बताना होगा। यदि समय पर सेवा प्रदान नहीं की जाती है या फिर आवेदन नामंजूर हो जाता है, तो इसके विरुद्ध 30 दिन के भीतर भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है। तो इसमें कीवर्ड ध्यान रखना, 30 दिन के भीतर भीतर यह प्रथम अपील अधिकारी है, इसको अपील की जा सकती है। अब आगे बात करें तो प्रथम अपील अधिकारी उसको 21 दिन मिलते हैं उसकी शिकायत का निस्तारण करने के लिए। इसमें कीवर्ड क्या है? 21 दिन। तो उसको क्या मिलते हैं? 21 दिन मिलते हैं। किस लिए? शिकायत का निस्तारण करने के लिए। अब जो प्रथम अपील अधिकारी है वो निर्णय देगा और आपको वो निर्णय पसंद नहीं है, तो उसके निर्णय के विरुद्ध भी आप जा सकते हो। 60 दिन के भीतर भीतर क्या है? दूसरे अपील अधिकारी को अपील कर सकते हो। तो आपको क्या होता है? 60 दिन के भीतर भीतर दूसरे अपील अधिकारी को आप अपील कर सकते हो। तो इस तरह आप कहाँ पहुँच गए? दूसरे अपील अधिकारी के पास। अब क्या है? दूसरा अपील अधिकारी क्या है? मामले की जांच करता है। दूसरा अपील अधिकारी क्या करेगा? मामले की जांच करेगा और दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अर्थदंड आरोपित कर सकता है, अर्थात पैसों का जुर्माना लगा सकता है, जो 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक हो सकता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि दूसरे अपील अधिकारी के पास सिविल न्यायालय के अधिकार होते हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती है, अर्थात वह किसी भी दस्तावेज को मांग सकता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को सम्मन कर सकता है या फिर अपने पास बुला सकता है। अब सेवा प्रदान करने की समय सीमा की बात करें तो जब समय गणना की जाती है तो आवेदन की तिथि से अवकाश को शामिल किए बिना की जाएगी। अर्थात यदि मान लो आपके द्वारा आवेदन जैसे फ्राइडे को किया गया, शुक्रवार को यदि आपके द्वारा आवेदन किया गया तो सैटरडे फिर संडे, यदि आपको रसीद मिली और रसीद में लिखा हुआ 3 दिन में आपको ये सेवाएं
दे दी जाएगी। तो फ्राइडे को दिया, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, अर्थात इसके अंदर क्या है, सैटरडे और संडे को गिना नहीं जाएगा। तो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और ये तीसरा दिन माना जाएगा, अर्थात वह तीसरा दिन कब माना जाएगा, मंगलवार को। लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई फ्राइडे को पहला, दूसरा शनिवार, तीसरा संडे, चौथा मंडे, पाँचवा दिन, 5 दिन में जाके मुझे सेवाएं मिली है, तो ये 5 दिन नहीं माना जाएगा। अगर मान लो कि मंगलवार को शिवरात्रि थी, अर्थात राज की अवकाश था, तो ये वेडनेसडे को तीसरा दिन माना जाएगा, अर्थात ये वेडनेसडे को क्या होगा, तीसरा दिन माना जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये सेवाएं क्या है, छठे दिन जाके मिली थी। राज की अवकाश था ये 3 दिन, तो और तीसरे दिन अर्थात छठे दिन जाके वो सेवाएं मिलेगी। तो इन दिनों की गणना में राज के अवकाशों को गिना नहीं जाएगा। तो हमने देख लिया, सेवाओं में से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होंगी वो नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी। यदि सेवा प्रदान करने में कर्मचारी या अधिकारी अनावश्यक विलंब करता है तो 250 रुपये, अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया। तो आप समझ गए होंगे कि यदि विलंब करता है तो 250 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना, और यदि नामंजूर करता है तो 500 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना माना जाएगा। ये आप देख चुके हैं, जैसे 500 से 5,000 है और ये 250 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। विलंब करने पर तो 250 रुपये, और यदि कैंसिल करता है तो उसे 500 रुपये से 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अब हमने अधिनियम के बारे में देख लिया, अब अधिनियम का क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। इससे क्या होगा, जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सकेगा, लोक सेवकों में भ्रष्टाचार इससे कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेहिता में वृद्धि होगी, लोगों में प्रभावी शिकायत तंत्र उपलब्ध होता है। इससे लोगों में क्या होता है कि प्रभावी शिकायत तंत्र उपलब्ध होता है। प्रशासन में सेवा प्रदान करने में आमजन और लोक सेवकों की सक्रिय भागीदारिता इससे प्राप्त होती है। यह कानून क्या, प्रशासन में और लोक सेवा में प्रतिबद्धता, समयबद्धता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करता है। यह कानून क्या करता है, प्रशासन में और क्या करता है, लोक सेवा में प्रतिबद्धता, समयबद्धता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करता है। अब आगे हम बात करें तो लोगों को लोक सेवा प्रदान करने का यह विधिक अधिकार भी प्रदान करता है। यह क्या करता है, लोगों को लोक सेवा प्रदान करने का विधिक अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम नागरिक अधिकार पत्र का ही विस्तारित रूप माना जाता है, अर्थात जो सिटीजन चार्टर है उसका विस्तारित रूप माना जाता है, जो व्यक्ति को सरकारी सेवाएं प्रदान करने की गारंटी प्रदान करता है। तो यह अधिनियम क्या करता है, पहली बात तो देखें तो नागरिक अधिकार पत्र है, इसका विस्तारित रूप या बढ़ा हुआ रूप माना जाएगा। साथ ही साथ व्यक्ति को यह सरकारी सेवाएं प्रदान करने की गारंटी भी देता है। अब बात करें, ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर सीमाएं नहीं है या इसकी कोई चुनौतियां नहीं है। चुनौती के बारे में बात करें हम, या सीमाओं की बात करें तो अपने ही विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध उच्च अधिकारी सुनवाई करता है, अर्थात इसमें हो सकता है कि संबंधित कर्मचारी ये हो, उसका सीनियर क्या होगा, प्रथम अपील अधिकारी, और उसका सीनियर क्या होगा, द्वितीय अपील अधिकारी हो सकता है। अर्थात तीनों के तीनों एक ही ऑफिस के अंदर काम करने वाले हो सकते हैं, रोजाना चाय पीने वाले हो सकते हैं, रोजाना मिलने जुलने वाले हो सकते हैं। तो इसमें तीनों अधिकारी जब मिले जुले होंगे तो उच्च अधिकारी अर्थात प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी के खिलाफ इनके द्वारा यदि कोई शास्त्रीय आरोपित की जाती है तो उनकी संभावना कम ही रहती है कि उनके खिलाफ कोई सुनवाई करेंगे या फिर उनके खिलाफ कोई दंड दे पाएंगे। तो ये संभव कम ही हो पाता है। अतः इसमें पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है और न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है यदि एक ही विभाग के होते हैं। तो आगे हम बात करें, दूसरी कमी की बात करें तो इसमें क्या है, केवल 18 विभागों को ही शामिल किया गया है, जबकि इसलिए इसमें क्या व्यापकता का अभाव है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी विभागों को शामिल नहीं किया गया। इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम की पालना उचित तरीके से वैसे भी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि न तो इसके लिए सरकार कोई विशेष प्रयास कर रही है, न ही जनता को इसके बारे में कोई जानकारी है। और साथ ही साथ देखें तो एक ही प्रकृति के कार्यों में अलग अलग सेवा प्रदान करने की समय सीमा निर्धारित की गई। इस बात से हमें क्या होती है, शंका उत्पन्न होती है कि उस काम को तो 2 दिन में किया जा रहा है और दूसरे उसी प्रकार के काम है उसके लिए 15 दिन क्यों लिए जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी अधिनियम में कमी नहीं होती, कमियां सभी में होती है, लेकिन हमें उनके उपाय खोजने पड़ते हैं। यदि हम उनका उपाय देखते हैं तो इसके लिए हम क्या सुझाव अपनाते हैं। तो इस अधिनियम की बात करते, इस अधिनियम के वर्तमान स्वरूप में संशोधन किया जाना चाहिए और इसे पूरी तरह से प्रभावी बनाया जाए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर क्या है, प्रभावी परिवर्तन करना पड़ेगा और इससे क्या होगा, इसको प्रभावी बनाया जा सकेगा। राज्य सरकार की संपूर्ण सेवाएं और कार्यक्रमों को इस अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए। अर्थात जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, सबको क्या है, इसके दायरे में लाया जाना चाहिए।
अधिनियम में अपीलीय अधिकारी का एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। इस अधिनियम में क्या, अपीलीय अधिकारी का एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किया जाना आवश्यक है, ताकि दोषी अधिकारी पर क्या उचित कार्रवाई की जा सके। अर्थात क्या है, अपीलीय अधिकारी का एक अलग से कार्यालय होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की पूर्वाग्रह की संभावना ना रहे। अब बात है अधिनियम की, तो अधिनियम के जो प्रावधान है उनके प्रति राज्य सरकार या संबंधित विभागों या संस्थाओं को जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी मिल सके कि इस प्रकार का कोई अधिनियम भी है और जनता के इस प्रकार के अधिकार भी हैं। इस कानून में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा को न्यूनतम किया जाना चाहिए। अर्थात इस कानून में क्या सभी प्रकार की सेवा प्रदान करने की समय सीमा को न्यूनतम किया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों को तत्काल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। तो इस तरह हमने ये वाला अधिनियम देखा, इसकी चुनौतियाँ देखा, इसकी विशेषताएं देखी, इसके प्रावधानों के बारे में देखा। तो इस वीडियो को आप एक बार वापस देखें, ताकि आप इसके प्रावधान हैं उनके बारे में अच्छी समझ बना सकें, और साथ ही अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकें। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।